हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 4 जिसका नाम टैक्स इनवॉइस, रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स है। ये यूनिट हेल्पफुल होने वाली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी 28 को है। जीएसटी के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन है हम उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने यूनिट 1 टू यूनिट 3 की सारी वीडियोस को हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप जाके उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। बाकी चलिए हम इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमारे इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक आता है टैक्स इनवॉइस। व्हाट इज टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस बेसिकली कहते हैं बिल्स को। जो बिल होता है उसको टैक्स इनवॉइस कहते हैं। A tax invoice is a document issued by a registered seller to the buyer at the time of sale of goods and services। जिस टाइम पे आपकी सेल होती है गुड्स या सर्विसेज की, तो उस टाइम पे जो सेलर पर्सन होता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है वो एक बिल क्रिएट करके उसको बायर को देता है। अब वो बिल वो सेलर टैली सॉफ्टवेयर पे भी बना सकता है, बिजी सॉफ्टवेयर पे भी बना सकता है, कैसे भी कर सकता है। मतलब बिल एक डॉक्यूमेंट होता है। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा। अगर आप लोग आज के डेट में तो ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, तो आप लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के भी देखे होंगे। लाइक अगर आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो आपके पास बिल आता है, या आप डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बिल देते हैं। मतलब बिल जो होता है उसी को टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी टैक्स डिटेल्स भी लिखी हुई होती है। जितना भी परसेंट आपका जीएसटी कैलकुलेट होता है या आपको डिस्काउंट मिलता है, जो भी मतलब क्लासिफिकेशन होता है वो आपको इनवॉइस के अंदर मेंशन होता है, जिसको हम टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, जिसको अनदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बिल। ओके गाइस, कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। एक बिल के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है? नेम, एड्रेस और जीएसटी ऑफ द बायर एंड द सेलर। अगर कोई सेलर है वो जीएसटी है उसके पास, तो उसका तो होगा ही होगा। बट अगर कोई बायर है, लाइक अगर मैं हूँ, इफ मी एंड यू, देन वी आर द पार्टी जो हम अनरजिस्टर्ड है, तो हमारे पास नहीं है, तो उस केस में भी वो हमें टैक्स इनवॉइस शेयर करेगा। उसके अंदर हमें वो अनरजिस्टर्ड लिखेगा। बट अगर हम रजिस्टर्ड होते, लाइक अगर किसी के पेरेंट्स जिनका बिजनेस है और उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो उनका जीएसटी मेंशन होगा इनवॉइस पे। इनवॉइस नंबर, जिसको बिल नंबर भी कहते हैं, और डेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आपने क्या आइटम, क्या गुड्स खरीदा है, क्या सर्विस आपने ली है, वो मेंशन होती है बिल के ऊपर। कितनी क्वांटिटी आपने ली है, क्या वैल्यू है उसकी, टैक्स रेट क्या है, आपका अमाउंट कितना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का। एचएसएन क्या है उस गुड का, क्या सर्विस कोड है उसका, सेक। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर बिल के ऊपर होते हैं सेलर के। ओके, टाइम लिमिट टू इशू ऑफ इनवॉइस। टाइम लिमिट क्या होती है? अगर आप गुड्स को बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस टाइम पे आपके गुड्स निकल जाते हैं, आप उनको मतलब डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसी टाइम पे आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाता है। फॉर सर्विसेज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपके सेल होने के बाद आप बिल को बना के सामने वाले को दे देते हैं इनवॉइस, जब उसकी सर्विस पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ये दोनों नोट जो होते हैं ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी के लिए क्रेडिट नोट है तो वो सामने वाले पर्सन के लिए डेबिट नोट होगा, और किसी के लिए डेबिट नोट है तो सामने वाले पर्सन के लिए वो क्रेडिट नोट होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। लेट मी चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर मैं और मेरी एक फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं, मतलब मैं एक सेलर हूँ, मैं एक बिजनेस रन करती हूँ जिसके अंदर मैं कपड़े सेल करती हूँ, ठीक है। और एक पर्सन आया, लाइक आप आए, आपने आके मुझसे उस सामान को खरीदा। आपने मुझसे जब उस सामान को खरीदा तो वो सेल्स होगी। मैं उस केस में आपको सेल इनवॉइस इशू करूँगी। अंज्यूम करते हैं कि आपने जिससे मुझसे खरीदा है, आप भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप अकाउंटिंग करते होंगे, तो आप अकाउंटिंग के अंदर उस सेल को अपने में परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मैंने जो सेल किया आपने उसको परचेज किया, तो आप जब उस बिल को लेकर जाएंगे तो आप उस बिल को अपने परचेज के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता कभी ना कभी कुछ आइटम हमारा गलत भी डिलीवर हो जाता है कि आपने मुझसे लेना था, आपने मुझसे मतलब आपने मुझे बोला कि मैडम मेरे को ना 50 जीन्स दे दो। अब मैंने आपको जो सप्लाई किया 40 जीन्स तो उसके अंदर ठीक निकली, बट 10 जीन्स उसके अंदर डिफेक्टेड माल था, जो कहीं से कटा था, फेडेड था, या पुराना माल आ गया आपके पास गलती से। तो उस केस के अंदर एज अ बायर
एज अ परचेजर आप मेरे पास उस माल को वापसी लेकर आएंगे। आकर आप बोलेंगे मैडम देखो आपने मुझे 10 जीन्सें खराब दी हैं, आप मेरे को दूसरी दे दो, या फिर आप मेरे को कोई डॉक्यूमेंट दे दो जिससे मैं बाद में आकर के आपसे सामान लूँ, तो आप उससे मेरे पैसे वैसे कट कर लेना। तो सिचुएशन के अंदर मैं एज अ सेलर पर्सन आपको क्रेडिट नोट इशू करूंगी। क्रेडिट नोट को दूसरी लैंग्वेज में हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। जब कोई सेल वापसी होती है तो उस केस के अंदर जो सेलर होता है वो सेल रिटर्न इशू करता है, इनवॉइस, जिसको क्रेडिट नोट कहते हैं। और मैं अगर आपको सेल रिटर्न क्रेडिट नोट देती हूँ, क्रेडिट नोट एक बिल की तरह ही डॉक्यूमेंट होता है जो टैक्स इनवॉइस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करती हूँ, तो आप अब उसको लेकर जाएंगे, आपका सामान तो वापसी हो गया। तो फिर अब आपने जब अपनी परचेज रिकॉर्ड की थी, आपने जब 50 जीन्स दिखाई थी, अब उसमें से आपने 40 अपने पास स्टॉक रखा है, तो आपने 10 मुझे वापसी करी है, तो आप मुझे ऑन डेट जिस भी डेट में आपने मुझे वापसी करा है, आप उसका डेबिट नोट अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट नोट को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो आपने करी है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्रेडिट नोट जो होता है वो सेलर इशू करता है, सेल्स रिटर्न में ही क्रिएट होता है। डेबिट नोट वो डॉक्यूमेंट होता है जो परचेजर इशू करता है जब उसकी परचेज रिटर्न होती है। मतलब एक डॉक्यूमेंट जो किसी के लिए क्रेडिट नोट है वो किसी और के लिए डेबिट नोट होगा, और जो डॉक्यूमेंट किसी और के लिए डेबिट नोट है वो सामने वाले के लिए क्रेडिट नोट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चलिए समझते हैं डेफिनेशन को। क्रेडिट नोट इशूड बाय द सेलर, सेलर इसको इशू करता है व्हेन द इनवॉइस अमाउंट इज मोर देन व्हाट शुड हैव बीन चार्ज। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपका मतलब जो एग्जांपल मैंने दिया था वो भी बिल्कुल वैलिड है, बट डेफिनेशन में हमने लिखा है अगर कोई इनवॉइस का अमाउंट ज़्यादा हमने चार्ज कर लिया सामने वाले से और अब वो आके हमें वापसी कर रहे हैं उस अमाउंट को, तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। लाइक इफ अ सेलर चार्ज 1000 एक्स्ट्रा इन अ बिल बाय मिस्टेक, they issue a credit note to reduce the invoice value. Okay, debit note issued by the seller or a buyer when the invoice amount is less than what should have been charged. If 500 was charged less, a debit note is issued to increase the invoice value. Both notes must be reported in GST return. Adjustment can be made in tax liability. ये दोनों डॉक्यूमेंट जीएसटी रिटर्न के अंदर मेंशन किए जाते हैं, जिससे आपकी जो जीएसटी रिटर्न के अंदर जो आपकी लाइबिलिटी टैक्स की क्रिएट होती है वो कम होती है। देखो जैसे कि अगर हम सेल जीएसटी R1 में शो करते हैं कि मेरा इतना सेल हुआ 1 लाख का और मैंने कोई क्रेडिट नोट इशू करा 20,000 का, तो मेरी जो लाइबिलिटी बनेगी वो 80,000 के अमाउंट पे जीएसटी रेट लग के उस पर बनेगी, 1 लाख पे नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा 20,000 सेल्स रिटर्न हुआ, वापसी आया माल। ओके, अब समझते हैं ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है, जो जिसकी एक मैंडेटरी लिमिट होती है मोर देन 50,000। अगर कोई इनवॉइस कोई गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो सेम स्टेट के अंदर हो रहा हो, चाहे वो दूसरे स्टेट के अंदर हो रहा हो, या किसी सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा हो, तो उस केस में ई वे बिल बनाना कंपलसरी होता है। अगर आपका कोई गुड्स का मूवमेंट 50,000 से ज़्यादा का होता है तो ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरेट होता है ऑनलाइन फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स वर्थ मोर देन 50,000 रुपीज। 50,000 इज द मैंडेटरी लिमिट। अगर आपका कोई 50,000 से ऊपर लाइक 50,000 1 रुपये का आइटम होगा तो आपको ई वे बिल बनाना इज मैंडेटरी, और अगर आपको 49,000 का अमाउंट होता तो आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, लाइक आप विजय सेल से जाके टीवी खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो आपके घर तक लाने के लिए भी वो ई वे बिल क्रिएट करते हैं। आप समझते हैं ई वे बिल होता क्यों है। ई वे बिल जो डॉक्यूमेंट होता है वो इसलिए इश्यू किया जाता है ताकि जो ट्रांसपोर्टर लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो रोड पे ना बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं। कभी कभी टोल टैक्स वाले तो नहीं, वो पुलिस वाले नहीं होते, वो जो मतलब गाड़ियों को देखते हैं इसमें क्या जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, मेरे को उन गाड़ियों वालों का नाम याद नहीं आ रहा। तो वो लोग जो होते हैं वो पूछते हैं भाई तुम क्या लेके जा रहे हो, कहीं कुछ तुम गलत चीज़ तो लेकर नहीं जा रहे, स्मगलिंग वगलिंग तो नहीं कर रहे, मतलब कोई चोरी का सामान तो नहीं है। तो उस चीज़ को मतलब प्रूफ दिखाने के लिए इसीलिए ई वे बिल को बनाया जाता है कि भाई मैं इस एड्रेस पे लेके जा रहा हूँ, ये एक वैलिड आइटम है, इस बिल के अंदर सब कुछ मेंशन है और ये आपको मतलब कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। व्हेन इज इट रिक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन और बिटवीन स्टेट। अगर कोई सेम स्टेट के अंदर या किसी और स्टेट के साथ सेल परचेज होता है तो आपका ई वे बिल बनना क्रिएट होता है।
बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टिंग गुड। हाँ, बट ई वे बिल वही बनाते हैं जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन होता है जीएसटी के अंदर या ई वे बिल के अंदर। अरे हमारा टॉपिक तो ऊपर था। चलो ठीक है। डिटेल्स इन ई वे बिल। ई वे बिल के अंदर क्या क्या डिटेल होती है हमारी? जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड द रिसिप्टेंट। अगर आपका कोई जो रिसिप्टेंट है, जो परचेजर है, उसका भी जीएसटी नंबर होगा और जो सेल कर रहा है उसका भी हो गया। इनवॉइस नंबर एंड डेट, ये मैंडेटरी होता है। डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड। ट्रांसपोर्टर की डिटेल, या तो उसका व्हीकल नंबर जिस भी व्हीकल से वो लेके जा रहे हैं, या उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी। ट्रांसपोर्टर आईडी वो होती है जो उसका जीएसटी नंबर होता है। ई वे बिल हेल्प इन रिड्यूसिंग टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी होने से बचाते हैं। एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन गुड्स मूवमेंट, ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं गुड्स के मूवमेंट में कि ये जो गुड यहाँ से जा रहा है, लाइक दिल्ली से बहुत सारी टीवी है एक ही ट्रक के अंदर जा रही है। अब वो ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है कि वो जो ट्रांसपेरेंट मतलब कि एक आइटम जो यहाँ से कहीं और जा रहा है वो सही जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि टीवी दिखा के कुछ और ले जा रहे हो, या टीवी का बिल है बट लेकर कुछ और जा रहे हो, तो वो चेकिंग करने में मतलब हेल्प कर देते हैं, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। आप समझते हैं रिटर्न्स क्या होती है? रिटर्न्स ये कंप्लायंस होता है जिसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जीएसटी के अंडर, उन लोगों को अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। मेनली हमारे पास 4-5 तरीके की रिटर्न्स होती हैं जिनको फाइल करना कंपलसरी होता है एज पर द ड्यू डेट जो भी उनकी मेंशन होती है। ड्यू डेट से पहले रिटर्न को फाइल करते हैं तो लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगती है, लेट फाइल करते हैं तो पेनल्टीज लगती है। चलो समझते हैं व्हाट इज अ जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न भाई क्या होती है? अ जीएसटी रिटर्न इज अ रिटर्न फॉर्म, बेसिकली इट्स अ फॉर्म फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिसके पास जीएसटी नंबर है, टू रिपोर्ट देयर सेल एंड परचेजेस, टैक्स कलेक्टेड एंड पेड, कितना उन्होंने टैक्स पे किया और कितना उन्होंने टैक्स कलेक्ट करा लोगों से, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, और जो उन्होंने टैक्स पे किया होता है उसको वो क्लेम कर लेते हैं जिसको हम आईटीसी बोलते हैं, और जो भी उनकी लाइबिलिटी बनती है आउटपुट उसको वो पे करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। जीएसटीआर 1, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब सेल, जो भी हमारी सेल होती है उसको हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फ्रीक्वेंसी, ये मंथली बेसिस पे फाइल होती है, बट हाँ ये क्वार्टरली बेसिस पे भी फाइल होती है एज पर द रिटर्न एंड एज पर द कंसिडरेशन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी वो फाइल करते हैं। मंथली होती है और क्वार्टरली भी होती है वैसे इसमें। जीएसटीआर 3B, समरी रिटर्न ऑफ सेल्स, इसके अंदर आपकी सेल्स की सारी समरी आ जाती है। इसके अंदर आप आईटीसी को क्लेम करते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं, ये भी मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे हो सकती है। जीएसटीआर 4, इसके अंदर रिटर्न फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया जाता है जो कि कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर्स के लिए होती है। जीएसटीआर 9, एनुअल रिटर्न होती है जिसको एनुअली फाइल किया जाता है, जिसके अंदर आपकी पूरे साल की सेल, परचेज, एचएसएन सारी समरी जाती है। रिटर्न मस्ट बी फाइल ऑन टाइम टू क्लेम आईटीसी, अगर आपकी रिटर्न टाइम पे फाइल होती है तो आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं और आप अवॉइड करते हैं लेट फीस एंड पेनल्टीज को। अच्छा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का क्या मतलब होता है? हु नीड्स टू पे जीएसटी? एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है उनको पे करनी होती है जीएसटी। टैक्स पेयर अंडर रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम, या टैक्स पेयर अंडर रिवर्स चार्ज, इन सभी केसेस के अंदर इनको जीएसटी को पे करना होता है गवर्नमेंट को। व्हेन टू पे जीएसटी? जीएसटी इज पेड मंथली बाय फाइलिंग जीएसटीआर 3B। जब आपकी जीएसटीआर 3B फाइल होती है उसमें आप अपना जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है आप उसको पे करते हैं गवर्नमेंट को। ओके, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट होती है इसकी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जो आपकी 20 तारीख होती है महीने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी मार्च की रिटर्न है, आपकी 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक की कोई डाटा है, रिटर्न है, तो वो जो फाइल होगा तो वो 20 अप्रैल को फाइल होगी लास्ट डेट। मतलब कि आपकी प्रीसीडिंग मंथ जो भी आपका मतलब जिस भी मंथ का हो गया आपका रिटर्न फाइल करनी है, लाइक आपको अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी है तो आप उसके नेक्स्ट मंथ में उसकी 20th ऑफ मई से पहले आप उस रिटर्न को फाइल करेंगे। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट 11 होती है और जीएसटीआर 3B की डेट 20 होती है मंथली केसेस में। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है? थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट लेजर के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। चलान फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। फॉर्म जीएसटी पेमेंट अंडर सेक्शन 06 इज यूज्ड फॉर पेमेंट। ओके, जीएसटी मस्ट बी पेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न।
मतलब जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर दिया जाता है. अगर आप पे नहीं करते तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती है, अदरवाइज द रिटर्न कंसिडर्ड इनवैलिड. ओके, टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स की क्या क्या टैक्सेबिलिटी होती है. व्हाट इज ई कॉमर्स इन जीएसटी. ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन बेच रहे हैं, यूजिंग थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो. ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, जिसको हम ECOs भी बोलते हैं. दिस आर प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेड अंडर जीएसटी. आप ऑनलाइन ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं अंडर जीएसटी. ECOs हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्ट TCS. ये लोग TCS कलेक्ट करते हैं, जिसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द सेलर. फाइल मंथली रिटर्न इन GSTR 8. इनकी रिटर्न जो होती है वो GSTR 8 फॉर्म में फाइल होती है. प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू द प्लेटफॉर्म्स. सेलर का क्या रोल होता है. सेलर मस्ट रजिस्टर अंडर जीएसटी इवन इफ टर्नओवर लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, फाइल रिटर्न्स एंड पे टैक्स रेगुलरली. जीएसटी इंश्योर्स that online business is taxed fairly and bring digital trade into the tax net. ताकि इसके अंदर जो सेलर होते हैं इसके लिए कोई टर्नओवर मैंडेटरी लिमिट को क्रॉस करे जरूरी नहीं है. आपका अगर मैंडेटरी लिमिट से कम भी होता है तब भी आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को रन करते हैं. चलिए समझते हैं इसके की टर्म्स को. टैक्स इनवॉइस क्या होता है. डॉक्यूमेंट इश्यूड फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शोइंग जीएसटी. क्रेडिट नोट इश्यूड टू रिड्यूस इनवॉइस वैल्यू. एक्स्ट्रा चार्ज जिसको हम करते हैं, अगर आपने गलती से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लिया तो आप उस बिल उससे पैसा वापसी ना लेने की वजह उसको डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं, तो वो आपका क्रेडिट नोट हो जाता है. डेबिट नोट इशू टू इंक्रीज अमाउंट इनवॉइस वैल्यू. अगर आपने कोई इनवॉइस इशू कर दिया जिसके अंदर आपने कम पैसा मतलब सामने वाले से लिया था, तो आप इसको इशू कर देते हैं डेबिट नोट को, तो आप उससे पैसा ले लेते हैं, आइटम मतलब उसको दे देते हैं. E-way mandatory online document for transporting goods over 50,000 rupees. GST रिटर्न, इसके अंदर फॉर्म टू रिपोर्ट सेल, टैक्सेस पेड एंड ITC क्लेम. पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है हमारा, मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू चलान बिफोर फाइलिंग रिटर्न. ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं हमारे, ECO जिसको बोलते हैं हम. प्लेटफॉर्म लाइक Amazon and that collect taxes on behalf of the seller. चलिए गाइस, हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुके हैं. इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं. मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर कर देती हूँ. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेने हो नोट्स के तो आप ले लीजिएगा. ओके, आई होप आपको ये सारे नोट्स मतलब आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा प्लीज़. बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. जय श्री श्याम.